नमस्कार मित्रों, आप हमारे साथ जिनको देख रहे हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम है RN प्रसाद, जिनका पूरा नाम है राम नरेश प्रसाद, प्रोफेसर राम नरेश प्रसाद, पूर्व जिला परिषद। सर, जिला परिषद कौन से साल में थे, कौन से साल में? एक्चुअली जिला पार्षद जो हम कुछ अगल बगल का बताना पड़ेगा, डायरेक्ट बता दें। डायरेक्ट बताइए सर। हाँ, तो 2001 से 2005 यानी 2005 के लास्ट तक जो अवधि था उसी में हम जिला पार्षद थे। 5-6 विभाग का हम जिला अध्यक्ष भी थे, जैसे जिला शिक्षा स्थापना समिति का जिला अध्यक्ष थे, जिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति के जिला अध्यक्ष थे, जिला योजना समिति का मैं जिला अध्यक्ष था और जिला परिषद का प्रमुख प्रवक्ता भी था। अच्छा सर, सबसे पहले बताइए, आप शिक्षा से जुड़े हुए थे, अभी भी शिक्षा से जुड़े हुए थे, उसके बाद शिक्षा के साथ साथ आप राजनीतिक पकड़ भी रखे। क्या वजह था कि राजनीतिक में जाना जरूरी? एक्चुअली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। जी। हम राजनीति में जो है रुचि नहीं रखते थे, लेकिन जहाँ भी जाते थे देश की जो हालात होती थी, जगह की जो हालात होती थी, देश की हालात में आप छोटी इकाई से चलिए तो गांव के हालात, पंचायत के हालात, ब्लॉक के हालात, अंचल के हालात, अनुमंडल के हालात, जिला के हालात, फिर प्रदेश के हालात, फिर देश के हालात। तो मुझसे लोग पूछते थे, केवल आप जो हैं सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे। सिस्टम अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू मीन बाय सिस्टम? इन हिंदी वी कॉल इट व्यवस्था। एक छोटा सा बात बता दें सिस्टम पर। एकदम सर। एक बार हम चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, 2006 में फरवरी का माह था। एक तो अब बहुत जाने माने नेता हो गए हैं, जदयू से बिलोंग करते हैं। नाम रखना, मैं किसी भी नेता का नाम रखना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो भी अपनी काफिला ले करके नवादा परसौनी मार्केट में पहुँचे थे और एक मेरे बड़ी चाहने वाले, अजीज प्रेमी, बहुत मानने वाले करीमन चाचा, उस समय मुखिया हुआ करते थे नवादा परसौनी का। नवादा परसौनी के मुखिया हुआ करते थे। हाँ, करीमन चाचा। तो ऐसे भी, जैसे मेरा घर नवादा परसौनी भी है, यहाँ मैं ममहर में रहता हूँ, गुरुमहा, जो साखे पंचायत के अंतर्गत आता है। तो वैसी स्थिति में करीमन चा बाज़ार में बैठे हुए थे, हम भी अच्छे खासा काफिला 150-200 की संख्या में हमारे लोग थे। आई वॉज कंटेस्टिंग विधानसभा इलेक्शन फॉर्म 23 मीरगंज से मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। तो हठात हमारी और उनकी मुलाकात हो गई। उस समय वो किसी तरीके से मैनेज करके बहुजन के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, बहुजन एक शब्द आता है ना, तो इस पर एक चीज़ मैं बताना, मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। बहुजन मीन्स क्या हुआ? सब जन, नॉट 85%। हर वर्ग में। अभी हमने लिखा है इस पर, अपना संदेश दिया कि पंचायती राज महापर्व 2026 सेवा परायणता का मैंने संदेश दिया है। अगर भावना है सेवा परायणता का, तब तो आप छलांग मारिए, कूदिए। निस्वार्थपरता, सब मिला जुला कर अगर आप निस्वार्थपरता से परिपूर्ण है, आपके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है, तब तो आप राजनीति में इलेक्टेड बॉडी बनने के हकदार हैं। और है तो कई बार आप चीटिंग कीजिएगा, कई बार धोखा दीजिएगा लोगों को। और समर्पण सूचक, समर्पण में सब हो गए तो लोगों के हो गए तो हो गए, देश का हो गए तो हो गए, प्रदेश का हो गए तो हो गए, जिला का हो गए तो हो गए। फिर आपके मन में किसी तरह की भावना नहीं रहनी चाहिए। और मैंने लिखा भी है इसमें, जुल्म एवं अन्याय का खेटक, जुल्म एवं
अन्याय का आखेटक। यानी कि जुल्म जो मैंने देखा, अन्याय जो मैं देख रहा हूँ, कहा जाता है कि वॉट एवर वी रीड इन बुक्स, वॉट एवर वी रीड इन बुक्स इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड इन प्रैक्टिस। जो कुछ भी हम किताबों में पढ़ते हैं व्यवहार की दुनिया में बिल्कुल अलग होता। खैर हम लोग आपने जो सवाल किया उससे हम लोग एस्ट्रे हो रहे हैं, इसलिए लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। नाउ द पर्सन इन मार्केट, लेट अस गो बैक। तो वहाँ जो है वो जो नेता जो थे बहुत भारी नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वो लोग जानता है चुनाव क्या होता है। वो नेता एक बार ये भी कहा करते थे हमसे कि एक्चुअली नेता होना चाहिए तो रामनरेश प्रसाद जैसा, प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद जैसा होना चाहिए। मतलब उस टाइम आपका जलवा था। हाँ जलवा था, जलवा कुछ नहीं था, लोगों का जलवा था। मेरा क्या, मैं तो लोगों का इलेक्टेड बॉडी था। अच्छा, इलेक्टेड बॉडी। नेता अपने आप में कुछ नहीं है, जीतना है जनता को, हारना है जनता को। फिर मेरा क्या जलवा होगा? ये लोगों का आशीर्वाद था तो जलवा था। हर नेता लोग के हमेशा जलवा रहता है सर। देखते हैं कि जितना पब्लिक है वो हमेशा अपना कीमती वोट देती है, हर साल वोट देती है कि उसके समस्या का समाधान अब हो जाएगा, लेकिन हर साल मतलब उसके साथ धोखा होता है। कभी भी चाहे थाना में जाए रिश्वत देना है, ब्लॉक में जाए रिश्वत देना है, कहीं हर जगह रिश्वत से ही काम होता है उसका। किसी प्रत्याशी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा उसका काम नहीं होता है सर। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं इस पर कहना ये चाहूँगा, फिर हम लोग असली जो बिंदु है उससे हम लोग एस्ट्रे हो रहे हैं। फिर भी जो आपने करप्शन की बात किया, भ्रष्टाचार की बात कहा, ये तो है। तो एक चुटकुला कह दें आपको? एकदम सर, बोलिए। ऐसा है कि एक लड़का था, वो बीच रोड पर, बीच सड़क पर सुसु कर रहा था। तो 10-12 लोग गुजरे, बोले कि भाई तुम तो बहुत बदमाश आदमी है, किसका बेटा है भाई तुम, किसकी औलाद तुम हो? अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना मैं किसकी औलाद हूँ क्या नहीं हूँ? तुम अपना रास्ता पकड़ के जाओ, हम क्या करते नहीं करते उससे तुमको क्या मतलब है? लोगों का मतलब है, आप भी सड़क पर सुसु कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारी सड़क है, सरकार की सड़क है, हमको जहाँ मन करेगा वहाँ सुसु करेंगे। तो लोगों ने कहा कि हम जाते हैं तुम्हारे पिता से कहने, तुम्हारे बाबूजी से कहने, वो तुम्हारा इलाज करेंगे कि आपका लड़का भी सड़क में खड़ा होकर सुसु करता है। तो वैसी स्थिति में वो लोग जब गए तो देखे कि बाबूजी तो 5 ताला पर से सुसु कर रहे थे। 5 ताला पर से? हाँ। तो लोगों ने कहा कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, अभी तो कम से कम सड़क पर सुसु कर रहा है। तो यही बात जो आप भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, कदाचार की बात कहते हैं, करप्शन की बात कहते हैं, तमाम तरह की जो बुराइयों की बात करते हैं प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, ये लागू होता है अदना सीओ पर भी लागू होता है। यही चुटकुला आप सीओ पर, थाना स्तर पर जाए तो एसएचओ पर लागू कर सकते हैं। अब एसएचओ साहब कहाँ क्या करते हैं आप जानिए, तो चुटकुला तो मैंने आपको बता दिया एकदम। और सीओ साहब कहाँ क्या करते हैं वो आप जानिए, आप फैसला कीजिए। सीओ साहब से संतुष्ट नहीं होते, एसडीएम के पास आप पहुँचते हैं, तो एसडीएम साहब क्या करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, ये बताना मैं उचित नहीं समझूंगा, चूँकि मैंने जो चुटकुला दिया उससे संदेश क्लियर हो जाता है। एसएचओ साहब क्या करते हैं और आगे आप एसडीपीओ के पास पहुंचते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ये आप तय कीजिए कि कैसी व्यवस्था में। सिस्टम से हमारी बात शुरू हुई थी, व्यवस्था से बात शुरू हुई थी। उसके बाद आप जाते हैं, संतुष्ट नहीं हुए एसडीपीओ से, एसपी के पास जाएंगे, जिला तक ही रहिए। एसपी साहब क्या करते हैं, संयोग से इस बार तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी आनंद की बात है, आफ्टर ए लॉन्ग गैप एन एसपी लाइक सफ़ी आलम, RS Brar, Kunal has come in Gopalganj. If he is doing right, अगर वो सही काम कर रहे हैं, he must be rewarded. He must be rewarded. After all,
वही चुटकुला लागू होता है सीओ से लेकर एसडीएम, फिर डीएम पर जाता है। ये जो चुटकुला है व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, तो व्यवस्था की बात आप समझिए। तो वही हम नवादा परसनी मार्केट में थे, बार बार हमको उलझा दे रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उलझाना आपका काम है और उलझन से निकल कर आपके प्रश्नों का जवाब देना मेरा काम है। तो भूलिएगा मत कि हम लोग किस देश में रहते हैं। जी सर। कहते हैं कि द सॉइल ऑफ इंडिया इज़ माई हाईएस्ट हेवन, द गुड ऑफ इंडिया इज़ माई गुड। भारत की मिट्टी मेरा उच्चतम स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। ये भावना आर.एन. प्रसाद में कहिए, प्रोफेसर आर.एन. प्रसाद कहिए, प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद कहिए। इसीलिए प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद हर जगह बार बार जो है छला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। आर.एन. प्रसाद के हर जगह नॉन वायलेंस जो होता है, हिंसा जो होता है, उसका इम्तहान होता है। खैर छोड़िए, इन बातों पर बाद में हम आएंगे। ऐसा है कि नवादा परसनी बाजार में जब हम लोग करीमन शाह ने प्रश्न किया, ये भाई सुनिए ना नेताजी, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत काफिला के साथ आप आए हैं, लेकिन आपने मुँह में गाज बिक दिया है। उन्होंने बोला, काहे गाज बिक दिया है? तो उन्होंने कहा कि कोई ख़ास बात नहीं, गाज बिक दिया, बहुत बोलना पड़ता है इसलिए गाज बिक दिया। और दूसरी बात, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सिस्टम बदलने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या है आपका सिस्टम? करीमन शाह ने पूछा। हाँ, तो सिस्टम यही है कि लालू को हटाएंगे, नीतीश को बैठाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लालू को हटाएंगे, नीतीश को बैठाएंगे, और फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे कि नीतीश को हटाएंगे, किसी और को बैठाएंगे। नहीं, तो इसीलिए आप गाज भी गए। हाँ, तो हाँ, बड़ा मेहनत पड़ता है ना। तो मुझसे कहा कि भाई चलो भतीजे प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद, तुमने तो गाज नहीं फेंका है अपने मुंह से। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ गुलाब की तरह लग रहा है। ऐसा क्यों? तुम क्यों चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, जितनी बातें उन्होंने कहा मैं भी सहमत हूँ, लेकिन मैं इसलिए गाज नहीं फेंका हूँ अपने मुंह से। मतलब आप भी चाहते थे कि लालू प्रसाद के जगह पे नीतीश कुमार को? नहीं, वो लालू और नीतीश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं कतई नहीं चाहता था कि लालू की जगह पर नीतीश आए, नीतीश की जगह पर कोई और आए। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुसु वाला कहानी बता चुका है आपसे। सिस्टम आपको समझना बहुत जरूरी है, व्यवस्था आपको समझना। व्हाट इज सिस्टम? व्हाट डू मीन बाई चेंज ऑफ सिस्टम? चेंज ऑफ सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ये हमारी बात कहते हैं, हम तो बड़ा अजीब आदमी है भाई। अरे हम बहुत सीधी सी भावना रखते हैं, रूखी सूखी, जो कुछ मिले पेट भरने के लिए, 2 गज ज़मीन काफ़ी है जीने और मरने के लिए। हाँ, मैं दूसरे की संपत्ति पर मैं हमला नहीं बोलूँगा, धावा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारी संपत्ति पर कोई नज़र, जैसे हमारी भारत माता है, भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। लेकिन कोई देश अगर भारत पर आक्रमण करता है तो भारत के लोग एकमत होकर उसको क्या बोलते हैं, ईंट से ईंट बजाकर जवाब देते हैं और उनको जो है उनकी औकात बताते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात जो आपने कहा, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसलिए करीमन शाह को बताया मैंने कि मैं इसलिए गाज नहीं फेंका क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो केवल प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। चुनाव लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में शुरू से भावना रही, अच्छा कैंडिडेट, अच्छा प्रत्याशी जीतता है तो जनता जीतती है, अच्छा प्रत्याशी हारता है तो जनता हारती है। इसलिए गाज फेंकना होगा जनता को। मैं तो केवल अपनी निमित्त बना हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनके अधिकार कर्तव्य की बात उनको समझा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि कैसा प्रत्याशी आपको विधानसभा में चाहिए। वैसा प्रत्याशी चाहिए जो 3 लाख लोगों का कम से कम, एक विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख या उससे थोड़ा कम बेस मान के चलिए, 3 लाख लोगों का माउथ पीस बन के वो जवाब दे सके। अरे इसी पर एक MP साहब हुआ करते थे गोपालगंज, संजोग से एक बार कहे कि रामनरेश जी,
वाकई में हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। गलती से जनता ने आपको चुन कर अगर विधानसभा भेजने का काम किया तो यह श्योर जो है, पक्का मान के चलिए कि 242 को आप बैठकर पढ़ाने का काम करेंगे। हम कहना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत जानकार लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये राजेंद्र बाबू का देश है, ये गांधी का देश है, ये पटेल का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का देश है। मैं तो पतसिया का बेटा, सन ऑफ पतसिया। सन ऑफ पतसिया, ये कौन है सर? ये पतसिया मेरी माँ का असली नाम है राधा देवी, राधिका देवी, लेकिन उनको जो है पतासो करके यहाँ के लोग बुलाते थे। अच्छा, और जो बहुत नज़दीक वाले हैं वो पतसिया कहते थे। पतसिया का बाबू आयल बड़े, पतसिया का बबुनी आयल बड़ी। तो आज भी सर अपने पोस्टर में ये नाम छपवा के रखे हुए। हाँ, सन ऑफ पतसिया कम दुर्गा, सन ऑफ तो इसका पतसिया। क्या जरूरत है? इसकी ज़रूरत ये है कि बहुत ज़रूरत है। चुनाव आप लड़ रहे हैं, जनता को आपसे काम है, नहीं, आप नहीं, अपने उसमें बहुत ज़रूरत है। आप समझिए, आप अपनी पहचान भूल जाइएगा, कहाँ से आप आए हैं ये भूल जाइएगा, किसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं ये भूल जाइएगा। आपका वजूद क्या है? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, क्या बोलते हैं, मौर्य डायनेस्टी को स्थापना किया। तो इतिहास जब आप लिखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे एक महिला थी जिनका नाम मूरा था, आनंद वंश की संतान है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मूरा नाम की एक राजपूत क्लान, क्षत्रिय क्लान की औरत थी, वो भी महारानी थी। उनका पुत्र है चंद्रगुप्त, जिन्होंने तमाम संघर्ष करके मौर्य वंश का स्थापना किया। और उसी में अशोक महान सुनने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ आइएगा आप, अकबर की बात कीजिए तो हुमायूं के बेटा अकबर, जब उनका जन्म हुआ, देखिए महान लोगों का अपना इतिहास होता है। सर एक मिनट, मेरी अकबर को मतलब मेरी बात आप सुन लीजिए। आप जर्नलिस्ट महोदय, आपसे निवेदन है, प्रश्न आप करते हैं तो स्पष्टीकरण पूरा ले लिया कीजिए। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी तमाम संघर्ष करके वो मुकाम तय किया, तब अखंड भारत का सपना देखा। अपने तमाम लोगों का, हर वर्ग के लोगों का, बड़ा जाति, छोटा जाति, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मजलूम, जिन पर जुल्म होता है, उन लोगों को राहत की ज़िंदगी दिया कि नहीं? इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उसी तरीके से अकबर साहब का जन्म हुआ। तो संयोग से जन्म दिवस के अवसर पर बांटने के लिए हुमायूं के पास कुछ नहीं था, केवल एक हिरन का जो है उन्होंने कस्तूरी रखा था। क्या रखा था? कस्तूरी। तो कस्तूरी बड़ा सुगंध देता है, बड़ा सेंट देता है। कस्तूरी खास हिरणों में पाया जाता है। तो उसी का जो है नोच कर कस्तूरी जो है सबको, लोगों को दिया, जितने लोग उपस्थित थे, और कहा कि आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा बेटा जब बड़ा हो तो जैसे कस्तूरी पूरी दुनिया को सुगंध प्रस्तुत करता है, उसी तरीके से मेरा बेटा भी पूरे संसार को कस्तूरी की तरह सुगंध देने का काम करे। तो अब यहाँ जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ से आप ओरिजिनेट किए, आपका मूल प्लेस कहाँ है। हमारी माँ को तो ये भी कह दिया लोगों ने कभी कभी कि भाई वो कहाँ पत्ते आएगा। उसकी माँ खेतों में से भिंडी लाती थी, परोरा लाती थी, आलू लाती थी, तो बनाता था। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, आई एम प्राउड ऑफ माई पतसिया। नो वन कैन कंपेयर विथ पतसिया। there can be no better mother than पतसिया on this earth. I do believe in it. मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरी पतासो जैसी जो माता है, पतसिया जैसी जो माता है, जिन्होंने अपना क्या बोलते हैं बिया उखाड़ा, ढेला फोड़ने का काम किया, और मुझे जो है एक विषम परिस्थिति में आरके मिशन, रामकृष्ण मिशन, जो स्वामी विवेकानंद का फाउंडेशन है,
उस विद्यालय में मुझे जो है तालीम देने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ प्रोफेसर RN प्रसाद ए प्रोडक्ट ऑफ RK मिशन। RK मिशन का मैं प्रोडक्ट हूँ। उस माँ की तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता। वो आज के तारीख में भी, भले उनका फिजिक मेरे साथ नहीं है, लेकिन आज के तारीख में भी उनसे बढ़कर दौलत मेरे पास न कुछ था, न है, न रहेगा। उतनी अच्छी माँ, और मुझे पढ़ाया लिखाया, शिक्षित बनाया, काबिल बनाया। और यहाँ अम्बेडकर साहब का लाइन आप याद करते हैं तो मेरी माँ ने उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। कहते हैं अम्बेडकर साहब शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो मेरी माँ ने खूब लबालब पिलाया, हमको जम के पिलाया। शिक्षा मैं जितना पढ़ना चाहा माँ ने पढ़ाया। मैं IAS का तैयारी किया, उसमें कसर नहीं छोड़ा। मैंने जीवन में तमाम संघर्ष किया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा। आई कांट फॉरगेट माई मदर, आई कांट एक्सप्रेस हर वर्क्स इन वर्ड्स। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। खैर, हम लोग, आप पूछ रहे थे कि इसमें इनका योगदान क्या है, तो आपको बता दिया। आज मैं जो कुछ में हूँ, सन ऑफ पतसिया कहलाता हूँ। उन्हीं का देन है कि मैं जो कुछ भी है, जिस रूप में भी आप हमको देख रहे हैं, मतलब अपने माँ का, आपका माँ का सबसे बड़ा रोल है आपके जीवन में। बिल्कुल। पिताजी का भी रोल है जी, माँ का भी है, परिवार का भी है, परिवेश का भी है, हमारे चाचाओं का भी रोल है। लेकिन माँ ने पता नहीं अनपढ़ होते हुए, इलिटरेट होते हुए, अशिक्षित होते हुए, माँ ने शिक्षा का महत्व कैसे समझ लिया, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी भी मेरे परिवार में बीच में राजनीति छोड़ दिए थे, बीच में नहीं। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, तुरंत आपको हम बता देते हैं। राजनीति में क्यों कर रहा था, मैं करना नहीं चाहता था, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैं भी था कि भाई आराम से जो है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठूं बालकोनी में और कहूं कि एक कप चाय जो है पीते हुए, चाय का सीप लेते हुए कहूं कि भाई बच्चों, प्रिय, डार्लिंग, देश की स्थिति बड़ी ख़राब है, कुछ किया नहीं जा सकता इस देश के बारे में। तो फिर मुझ में और फिर आम लोगों में अंतर क्या रहा? अब ये मैं कहना चाहूँगा आपसे, तब जब मेरी बारी आई कि आपका मुंह क्यों नहीं सूखा, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अच्छा कैंडिडेट जीतता है तो जनता जीतती है, अच्छा कैंडिडेट हारता है तो जनता हारती है ना। वैसे स्थिति में जीतना है जनता को, हारना है जनता को, तो मैं तो नियमित हूँ, मैं केवल प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं अपनी भूमिका में कोई कसर नहीं छोड़ूं, ये काम मैं कर रहा हूँ। बाकी वरिष्ठ तो जनता का, मतलब इसलिए प्रथम कोज है, इसलिए मैंने गाज नहीं फेंका है। गाज फेंकना होगा, जनता का त्रस्त है अपने सिस्टम से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, चोरी चमारी से, अत्याचार से, अन्याय से, जुल्म से। अब जनता को तय करनी होगी कि हमारा जो है प्रतिनिधि कौन होगा जो हमें तमाम भ्रष्टाचार, कदाचार, जुल्म, अन्याय, इन सारी चीज़ों से उबार कर एक अच्छी जो है ज़िंदगी देगा। ये जनता का फर्ज बनता है। अब है कि हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छा कहा, बीच में क्या होगा, अच्छे लोग पढ़ते गए, कोई IAS बना, कोई IPS बना, क्या मोटो होता है पढ़ाना लिखाना। आज पूछिए हर माँ बाप से, तो सब लोग कहेंगे हाँ क्या करना है भाई आपको, तो पढ़ा लिखा बेटा को IAS बनाएंगे। क्या करना है आपको, पढ़ा लिखा के बेटा को IPS बनाएंगे। क्या करना है आपको भाई, तो पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे। क्या करना है आपको, तो इंजीनियर बनाएंगे। ये 4-5 जो ख्वाब है, NDA अफसर बनाएंगे, ये 4-5 ख्वाब लोगों के मन में रहता है। कोई ये नहीं कहता कि पढ़ा लिखा कर मैं एक एडुकेटेड, लिटरेट, शिक्षित, प्रशिक्षित नेता बनाऊंगा जो देश की सेवा करेगा, आम लोगों की भावनाओं से उठकर देश को अपना घर समझने का काम करेगा। वसुधैव कुटुंबकम,
ऐसे तो द होल अर्थ इज ए फैमिली, पूरा धरती अपना परिवार है, लेकिन भारत ही भूखंड अगर हमारे हाथ में है, आर्यवर्त है, तो उसको अपना घर क्या है? मेरा घर भारत का एक हिस्सा है, बिहार का एक हिस्सा है। इसी पर मैंने कहा कि मैं गाज इसलिए करीमंचा नहीं फेंका हूँ, चूँकि ये चुनाव मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि ये कोई फॉर्मूला नहीं, 99.9% लोग ऐसे हैं जो सुबह खाते हैं, शाम को खाने का ठिकाना नहीं। हर वर्ग में, किसी विशेष जाति वर्ग में नहीं, हर वर्ग में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, ये कुछ खास लोग हैं जो मलाई पार्टी है। अब आप गुरमा का ही उदाहरण ले लीजिए, देख लीजिए कितने लोग सेल्फ सफिशिएंट है, आपको पता चल जाएगा देश का खाका। दूसरा बात सिस्टम का आया, उन्होंने कहा सिस्टम चेंज करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना। क्या है व्यवस्था आपकी भाई? तो लालू को हटाएंगे, नीतीश को लाएंगे। उस पर मेरी बारी आई, तो मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन, मेरे भाई जी, मेरे भ्राताश्री, मेरे अजीज़, मेरे प्रेमी जो भी मेरे सामने खड़े हैं, बहुत अच्छा बात कहा, याद तो दिला दिया हमको प्रोफेसर रामदेव प्रसाद को। व्यवस्था परिवर्तन ये बहुत बड़ी कहानी है। 1947 की अर्धरात्रि को मेरा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, हम सबका देश आज़ाद हुआ, हम सबका देश आज़ाद हुआ। तो व्यवस्था जो था उस समय, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था किसकी थी? अंग्रेजों की। जुडिशियल व्यवस्था किसकी थी? अंग्रेजों की। इकोनॉमिक व्यवस्था किसकी थी? अंग्रेजों की। शैक्षणिक व्यवस्था, एजुकेशनल जो सिस्टम था किसका था? मैकाउले सिस्टम वाला हावी था, जो 1835 में जो है मैकाउले सिस्टम आया हमारे देश में। उस समय भी आप देखिए ना, ध्यान से देखिए ना, कितने लोगों के लड़के जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, कितने लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। गौर से आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं विशाल बाबू, मेरे दर्द को पहचानिए। उस समय भी 99.9% लोगों के बच्चे जो भी चट्टी बोरा पर पढ़ने वाली व्यवस्था थी उस पर पढ़ते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के होते थे। ये तो है सर। उस समय 0.1% से भी कम लोग जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के आगे पीछे किया करते थे, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में मैकाउले सिस्टम में पढ़ते थे। आज देश की दुखद स्थिति ऐसी है कि हमारे शिक्षक जो है वो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम के नाम पर पढ़ाएंगे। डीएम साहब आते हैं जिला में, कभी सुना आपने? डीएम साहब ने अपने बेटे को जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में नाम लिखा है अपने बच्चे का। एसडीएम साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, पता चलता है कि नहीं इनका जिला का जो टॉप लेवल जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें बच्चा पढ़ रहा है, या जिला का जो है या प्रदेश का जो टॉप लेवल है उस पर पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं। आम जो पीजेंट हैं, कृषक हैं, हरवाह चरवाह हैं, उनके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मोहताज है। अब तो देहातों में भी कॉन्वेंट स्कूल, शहरों में भी कॉन्वेंट स्कूल, स्टेट में कॉन्वेंट स्कूल, देश में कॉन्वेंट स्कूल। ऐसा रहता है लोगों के मन में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो मेरा बच्चा जो है अंग्रेजी में बहुत दुरुस्त हो जाए। ये सिस्टम पर बात करते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम, पूरा सिस्टम आपने समझ लिया। तो देश आज़ाद हुआ। आपके देश में गुप्तकालीन साम्राज्य आपने देखा है, सतवाहन देखा है, हर्षवर्धन का आपने देखा है, कनिष्क का देखा, अशोक का देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य का देखा है, अकबर साहब का देखा है। उसमें भी अरोग दरोगा हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि उस समय नहीं थे। तो सिस्टम जो है
हमारा जो संविधान बना, बाबा साहब निर्माता हैं उनके, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में कंपोज किया, उन्हें श्रेय जाता है बाबा साहब। कितनी विपरीत व्यवस्था में बाबा साहब को लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। कानून मंत्री जैसा पद जो है बाबा साहब ने नकार दिया कि देखा कि मेरे लोगों का हित नहीं हो रहा है। और वही कोई पिछलगू का अगर मिला होता, पिछलगू को जो चापलूसी करते हैं चरणों में बैठ के, उनको अगर लॉ मिनिस्टर बना दिया गया होता तो चरणों में पकड़ के अब सीधे जो प्राइम मिनिस्टर का सपना देखता। बाबा साहब ने कहा ना 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 ना, मेरे लोग जो है सोए हुए हैं। एक बार बाबा साहब से लोगों ने पूछा भी, क्या पूछा कि बाबा साहब रात रात भर जगते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? बोला कि मेरे लोग जो है ना, जो गरीब है, दुखी है, मजलूम है, कमज़ोर है, दलित है, मजलूम है, एबोव 85%, सॉरी नॉट 85, एबोव 99.9% सुबह खाते हैं, शाम को खाने का ठिकाना नहीं है। उनके हक के लिए मुझे काम करना है, इसलिए ये तमाम लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं जगा हूँ। जब ये लोग जग जाएंगे तब मैं विश्राम करूँगा, मैं सोऊंगा। तो सिस्टम पर वही करीमन चाचा वाला इशू रह गया। तो संक्षेप में आप जानिए कि देश आज़ाद हुआ, विभिन्न देशों से संविधान, जो विभिन्न देश के संविधान थे उससे जो अच्छे अंश जो है लिए गए। हमारा संविधान बहुत रिच है, मतलब कि दूसरे देशों से, हाँ बिल्कुल, कहा जाए तो नकल करके अपने देश का नकल, आप नकल शब्द कहिएगा तो नकल में भी अकल लगता है। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर नकल में अकल का है तो नकल करने को, जैसे आप गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग ही बोलिए तो उसको 8 गो मार्ग है। लिव्स MCCM कहते हैं, राइट लिविंग सम्यक जीवन है, राइट इफोर्ट सम्यक प्रयास, राइट एस्पिरेशन सम्यक प्रेरणा, राइट व्यू सम्यक विचार, राइट स्पीच सम्यक वाणी, राइट माइंडफुलनेस सम्यक मन स्थिति, राइट कंटेम्पलेशन सम्यक तपस्या, राइट कंडक्ट सम्यक आचरण। तो हमको याद नहीं रहता था, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया, लिव्स प्लस MCC। मान लीजिए हम IAS का परीक्षा में कहे किसी बेंच पर लिख दे LEVS प्लस MCC, अब कहाँ लिखा, कौन लिखा, कौन पता है, इससे समझ में नहीं आया। अशोक का धम्मा है S⁵ DQ प्लस कब, मैंने बहुत सारा, जैसे जैन महावीर का है केतुष्ट हमने बनाया, नॉट टू किल एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीव की हत्या मत कीजिए, नॉट टू ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक, मद्य जो है का पान न कीजिए, नॉट टू बी अनचेस्ट, चरित्रहीन मत बनिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, नॉट टू स्टील, चोरी मत कीजिए, नॉट टू टेक व्हाट इज़ नॉट गिवन टू यू, जो आपको नहीं दिया गया वो किसी भी हद पर लेने की कोशिश मत कीजिए। तो वही मैंने कहा, करीमन चा को देश आज़ाद हुआ और अपने देश में तमाम डायनेस्टी वंश ने अपने अपने ढंग से शासन चलाया। तो ऐसा भी हो सकता था कि अपना देश का जो इतिहास है और उस देश का गहन अध्ययन करके तमाम वर्ग के लोगों को जो है ले करके, तमाम कैसे वर्ग रहते हैं, क्या रहते हैं, कब कैसी स्थिति रही, क्या नहीं रही, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे करके संविधान भारत का अपना बन सकता था। जो भारतीय संविधान है उससे मुझे शिकायत नहीं है, नकल नहीं किया गया, बिल्कुल इमिटेशन नहीं है। लेकिन आपका जो इतना बड़ा देश है जिसमें इतने डायनेस्टीज आए और गए, वंश आए और गए, उनको भी तो धरोहर के रूप में आप ले सकते थे। भाई इनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो मैंने संक्षेप में यही मैं कहना चाहता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन से मैं न लालू जी को हटाना चाहता हूँ, न जगन्नाथ मिश्रा जी को हटाना चाहता हूँ, न नीतीश जी को हटाना चाहता हूँ। व्यवस्था परिवर्तन से मेरा इतना ही मतलब है, हमारा देश है तो हमारा संविधान। आप देखिए अपराधियों की चर्चा कर लीजिए,
AK-47 AK-56 से लड़ते हैं। आज भी होमगार्ड की व्यवस्था है आपके देश में, है ना? है। बिहार सुरक्षा वाहिनी करके कुछ है करके, वो लड़ेगा जो राइफल से, और सामना करेगा किसका? AK-56 वाले से, AK-47 वाले से। कहाँ तक वो सुरक्षित रहेगा आप सोचिए। तो सिस्टम का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूँ, सिस्टम में भरपूर परिवर्तन होनी चाहिए। आधुनिक, जैसे अशोक साहब 262 BC में जब कलिंग युद्ध हुआ, कर्णावती ने जवाब दिया, उन्होंने युद्ध का परित्याग किया, और उसके बाद सबसे मज़ेदार बात है, बौद्ध धर्म को भी अपनाया उन्होंने। बेसिकली वो शैव थे। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये चीज़ कहाँ अपना लिए? ये बौद्ध धर्म देखिए, बहुत बड़ी कहानी है बच्चे, छोटी मोटी कहानी नहीं है। 6ठी शताब्दी BC जो है, 2 महागुरुओं, अभी स्वामी विवेकानंद एक जगह बोले, ध्यान से सुनिए, गीता का क्रिटिसिज्म पर है। आई एडोर स्वामी विवेकानंद ऑल्सो। क्यों? उन्होंने बोला, लॉर्ड बुद्धा वॉज द हाइएस्ट ह्यूमन बीइंग एवर born on this earth and will never born on this earth. He was the highest divine power. But we cannot ignore Lord Krishna also, who gave such precious sermons in the battlefield of Kurukshetra। और बहुत सारी बातें। ये भगवान बुद्ध जो हैं सबसे बड़े महामानव थे, जो इस धरती पर जन्मे न जन्मे हैं, जैसा महामानव जन्मे थे, ना कोई जन्मेगा, भूतो ना भविष्यतो। ठीक उसी तरीके से वो सर्वोच्च दैवी शक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने कबूला, लेकिन भगवान कृष्ण को भी, जो भी व्यक्ति रहा होगा, भगवान कृष्ण या भगवान राम, उनको भी नकारने का काम उन्होंने नहीं किया। ऐसा बोला कि जब गीता का अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा कि साधारण जनमानस की बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जो आदमी सबको लेकर चलता हो, तो खैर सिस्टम पर बात हो रही थी, आपने तो बहुत अलग अलग जगह, विशाल जी हमको उलझा दिया आपने, लेकिन सिस्टम पर मेरे कहने का अर्थ संक्षेप में आप कहिएगा तो मैं यही कहना चाहूँगा। जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई, गाज बिकने की बात तो बता दिया आपको कि चुनाव जो मैं केवल निमित्त बन के लड़ रहा हूँ, हारना है जनता को, जीतना है जितना को। अच्छा कैंडिडेट जीतेगा तो जनता जीतेगी, अच्छा कैंडिडेट हारेगा तो जनता हारेगी। तो इसका मुझे डर और परवाह नहीं, ये परवाह करनी है जनता को। और सिस्टम की बात मैं कह रहा हूँ, जब देश आज़ाद हो गया तो जुडिशियल सिस्टम, न्यायपालिका वही रह गया, वही सिस्टम। जाइए आप लगे रहिए, ये वो केस कीजिए, 4 साल तक दौड़िए, 20 साल तक दौड़, पता चला कैसे लड़ने वाला नहीं रहा है। ऐसा ही तो सिस्टम जो है कि परिवर्तन जो है, लालू, नीतीश और जगन्नाथ मिश्रा को हटाने से नहीं चलेगा। सिस्टम का अर्थ है देश का भूभाग जो कहता है उसके अनुरूप, संविधान पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, उसके अनुरूप सिस्टम बने कि त्वरित गति से कार्रवाई हो, जो दोषी हो दंडित हो और जो दोषी नहीं हो रिवार्डेड हो, उनकी देखभाल की जाए। अशोक साहब ने कहा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, फिर आप टोक दिए थे कि अशोका रूल्ड विथ एन आयरन हैंड मिक्स्ड विथ मर्सी आफ्टर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म। इसका अर्थ हुआ अशोक साहब ने धम्मा बनाया, उनके बेटा बेटी प्रचार करने भी गए, सिलोन, सुमित्रा, जापानी सब में। अशोक साहब ने बात कहा कि लोगों ने कहा, इतिहासकारों ने कहा कि अशोक साहब उसके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कमज़ोर नहीं पड़े थे। ये सब जो नॉन ट्रूथ नॉन वायलेंस की बात होती है, ये सब गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी BC में ही दे गए थे। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मूल बातें क्या है। तो नंबर 1 है
टू स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलना। आप बोलते हैं नहीं बोलने, आप जाने। दूसरा है नॉन वायलेंस, अहिंसा। आप अहिंसक हैं कि नहीं है, आप हिंसा प्रेमी हैं कि अहिंसा प्रेमी, आप जाने। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ईश्वर में आस्था, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, आप जाने, ये आपका काम है। टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का मान सम्मान आदर करना, आप करते हैं नहीं कर रहे, ये आपका काम है, आप जाने। पांचवा तो और भी अजीब है, टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, अपना सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए लुटा देना। कर पाओगे? अपना सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए लुटा देना। तो सिस्टम पर मैं यही कहना चाहता हूँ नटसल में कि सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है, जो देश का भूभाग है। हर चीज़ जो है, भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत जो है इंग्लैंड का संविधान के अनुसार क्यों किसी को दंडित करेगा, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार क्यों किसी को दंडित करेगा, ब्रिटेन के संविधान के हिसाब से क्यों, इटली के संविधान के हिसाब से क्यों दंडित करेगा। उसका अपना संविधान है, तो अपना उसका उपधारा होना चाहिए, सेक्शंस होना चाहिए और इमीडिएट त्वरित गति से कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। दोषी जो है नहीं बचे। चूँकि अशोक साहब जब दया का मिश्रण करके, लोहे के छड़ में दया का मिश्रण करके राज्य करते थे, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्रूर हो जाना चाहिए सिस्टम को, उसमें दया का मिश्रण होना चाहिए और सबका जो है देख रेख होनी चाहिए। ऐसा हो कि एक आदर्श देश है तो उसका अपना आदर्श संविधान भी है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। रोक दीजिए।